स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डायमेंशन का पार्ट 2 करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि जो डायमेंशन का टॉपिक है ये हम दो पार्ट में इसको करेंगे। पहले पार्ट में जो है वो हमने आपको डायमेंशन के कुछ रूल्स और किस तरह से जो है वो डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं ये हमने बताया, और कुछ फार्मूलाज जो है वो डिस्कस किए, उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट की। आज हम पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि जो करेक्टनेस चेक करते हैं हम इक्वेशन की, फार्मूलाज की, वो हम डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज को ड्राइव करते हैं वो हम जो है वो आज ही की वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यूजेस पर्पस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ पर्पस जो है डायमेंशन का, उससे हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यानी कि जो करेक्टनेस चेक करते हैं हम फिजिकल फार्मूलाज की, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है जो फार्मूलाज ड्राइव होते हैं डायमेंशनली, फिर इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने डायमेंशन को डिस्कस किया था। डायमेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, कि डायमेंशन एक जो है वो मेजरमेंट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराने का एक जो है वो तरीका है। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी आइडेंटिटी भी है डायमेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस किया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे फार्मूलाज जो है, इसी तरह से क्वांटिटीज जो है, ये इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है उसकी मेजरमेंट में, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में तो इजाफा हो रहा था, लेकिन फिर जो उसकी क्वालिटेटिव नेचर है यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो आइडेंटिटी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेजरमेंट के अंदर। जोसेफ हेनरी ने डायमेंशंस का आइडिया दिया और जो है इससे फिर क्या मदद मिली कि तमाम ही फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई जो है वो डायमेंशंस के जरिए किया गया। डायमेंशन के जरिए फिर जो है वो फार्मूलाज को और इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान हो गया। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं मेजरमेंट के लिए, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम है, ये डिफरेंट जो है वो यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं। एक ही क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट यूनिट में मेजर की जा सकती है। इसी तरह से कोई भी हमारे पास जो है वो फिजिकल फार्मूला होगा, उसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज में हम उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर जब डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आया तो हर फार्मूला और हर जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको जो है वो डायमेंशनली जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। इसी तरह से जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, इसको भी हम क्वालिटेटिव नेचर जो है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव नेचर तो हमारे पास डिफरेंट होती है, लेकिन क्वालिटेटिव नेचर के जरिए हम उसको आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग जो है वो ये आइडेंटिटी होगी जो कि डायमेंशन है। कोई भी फॉर्मूलाज फिजिकल क्वांटिटी का या फिर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं जिसकी डायमेंशंस जो है वो आपस में सेम हो। हर फॉर्मूला और हर क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है, और यही यूनिक चीज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से अलग करती है। तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी है। इसी तरह से फिर हमने उसमें जो है वो कुछ रूल्स को स्टडी किया जिसके जरिए हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमने डिफरेंट फार्मूलाज की जो है वो डायमेंशंस को कैलकुलेट किया। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि डायमेंशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। 4 टाइप हमने डिस्कस की।
एक जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स को डिस्कस किया, जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट, और इसी तरह से थर्ड पे हमने जो है वो टाइप डिस्कस की डायमेंशन लेस वेरिएबल, और फोर्थ पे हमने डायमेंशनल लेस कांस्टेंट फोर्थ पे डिस्कस किया, और जो है वो कुछ फॉर्मूलाज की डायमेंशन भी हमने कैलकुलेट की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो लाजमी देख लें, ताकि जो आज का पार्ट 2 है इसका आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं कि रिकॉल से आपको आइडिया हुआ होगा, और स्पेशली वो बच्चे के जो न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने हमें, उन्होंने जो है वो रिकॉल से जो है वो आइडिया उनको मिला होगा, ताकि ये आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो उनके समझ में आ जाए। इसी तरह से अगर आप डिटेल में जो है वो डायमेंशन को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 को लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यूजेस के ऊपर। यूजेस का पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, जैसे कि डायमेंशन जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस किया है। डायमेंशन जो है ये इसलिए भी अहम है कि फिजिकल जो फॉर्मूला है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो दुरुस्त है और कौन सा फॉर्मूला दुरुस्त नहीं है। डायमेंशनली हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से डायमेंशन के जरिए हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूलाज नहीं पता है, सिर्फ हमें जो है वो फॉर्मूलाज या फिर क्वांटिटी का आइडिया है या फिर उसका कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है, तो हम बासानी जो है वो फॉर्मूलाज को ड्राइव भी कर सकते हैं। इसलिए भी डायमेंशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसके यूजेस में भी यही जो है वो बताया गया है। अभी हम इसी को जो है वो यूजेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मूला जो है वो ड्राइव भी कर सकते हैं और किस तरह से उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो यूजेस में पहला यूजेस जो है इसका, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, प्रोवाइड द मेथड ऑफ चेंजिंग यूनिट। सो पहला जो यूज है इसका, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। डायमेंशन के जरिए हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत से फार्मूलाज ऐसे हैं हमारे पास जिसमें जो इक्वल टू है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो है वो कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारे पास हुक्स लॉ है, F इज इक्वल टू kx, ये हमारे पास हुक्स लॉ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास ये दो क्वांटिटीज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं इसकी करेक्टनेस को कि ये फॉर्मूला दुरुस्त है भी या नहीं, या फिर कोई इसमें ऐसी क्वांटिटी तो रॉन्ग नहीं आ गई है या फिर गलत तो नहीं आ गई है जिससे फॉर्मूला जो है वो इनवैलिड हो गया हो। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फोर्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डायमेंशन निकाल रहा हूँ, वैसे हम डायमेंशन बिल्कुल एक प्रॉपर वे में निकालते हैं जो हमने रूल्स में सीखा। तो यहाँ पे जो है वो मैं डायरेक्ट डायमेंशन को देखूंगा तो इसकी डायमेंशन होती है MLT-2, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। और राइट हैंड साइड की जो है इसकी डायमेंशन चेक करें, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन होती है ML0T-2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन है। और बाकी जो हमारे पास x है ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ है, इसकी डायमेंशन L होगी। ये जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट जो होता है ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर होता है। इस तरह से इसकी डायमेंशन होती है ML0T-2, ये इसकी जो है वो डायमेंशन बनती है यहाँ से इसके यूनिट से। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे ये होगा ML-T-2, ये L0 यानी कि यहाँ पर कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर, किसी डायमेंशन के ऊपर पावर 0 आ जाए, इट मींस के वहां पर कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब क्या है कि यहाँ से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास डायमेंशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, इट मींस ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास वैलिड फॉर्मूला से हम और भी जो है वो फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारे पास
प्रोवाइड द मेथड ऑफ चेंजिंग यूनिट। अब ये हमें प्रोवाइड करता है मेथड जो है वो चेंजिंग यूनिट, यानी कि यूनिट को चेंज करने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है ये इसका ड्राइव यूनिट है न्यूटन। अब इसको हम क्या करेंगे, बेस यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद जो है वो डायमेंशन निकालेंगे। सो इसका बेस यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालना जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है ये तीन बेसिक क्वांटिटी जो है, तीन बेसिक डायमेंशंस जो है इससे बनती हैं, यानी कि लेंथ मास टाइम की जो तीन डायमेंशंस है इसी से ही बनती है। सो लिहाजा जब हम यूनिट जो है वो बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना, डायमेंशन बनाना आसान हो जाएगी। हमारे पास ड्राइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला मींस डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का वो हम ड्राइव करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के मेथड के तहत वो क्वांटिटीज या फिर वो फार्मूलाज, फिजिकल फार्मूलाज जिसकी जो हमें जो है वो 100% जिसकी कंफर्मेशन ना हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए, उसके मेथड के जरिए वो फार्मूला हम इजीली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, और वो फार्मूला जो है वो बिल्कुल वैलिड होगा। फाइनल फार्मूला जो होगा उसका वो बिल्कुल दुरुस्त फार्मूला होगा। तो ये जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज को जो है वो डायमेंशनली करेक्ट किया जा सकता है, या फिर जो है उसकी करेक्टनेस को किस तरह से चेक करते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वांटिटी हो और राइट हैंड साइड में भी क्वांटिटी हो, तो हम दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी कि दोनों को जो है वो डायमेंशनली बराबर लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पर आना चाहिए, जैसे कि ये मैंने आपको हुक्स लॉ के फॉर्मूले से बताया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि if the dimension of both sides of equation are identical, then it is considered as homogeneous equation. homogeneous equation हम उस equation को कहते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हों, कोई जो है वो एक क्वांटिटी जो है वो ज्यादा ना हो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे। जितनी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और इक्वेशन बैलेंस को ही हम होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस कहते हैं बाय डायमेंशनली, याद रखिएगा। अब हम और फार्मूलाज देख लेते हैं। एक और हमारे पास फार्मूला है रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको भी हमने क्या करना है, डायमेंशनली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन को देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकाली थी। पहले जूल इसका यूनिट होता है और इसका बेस यूनिट हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से इसकी डायमेंशन हो जाती है ml स्क्वायर t-2। ये इसकी डायमेंशन हो जाती है ml स्क्वायर t-2। अब क्या करना है कि राइट हैंड साइड को चेक करना है। तो ये तो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम जरा राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को हम देखते हैं तो ये 1/2 I यहाँ पर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये ओमेगा, ये यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे ओमेगा इसके ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका अगर हम यूनिट बनाएं तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है
इसका यूनिट हमारे पास पर सेकंड होता है। वैसे तो रेडियन पर सेकंड होता है, लेकिन रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री हमारे पास दो यूनिट है, दोनों की डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका यूनिट लिखेंगे तो ये पर सेकंड होगा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो किलोग्राम मास है, इसकी डायमेंशन m होती है, और ये जो मीटर स्क्वायर है इसकी डायमेंशन l स्क्वायर, और जो सेकंड स्क्वायर इसकी डायमेंशन t इनवर्स स्क्वायर। सो ये जो है इसकी डायमेंशन होगी। अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है उससे हमने डायमेंशन बनाई, और फिर राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज थी उसकी हमने डायमेंशन बनाई। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आ रही है। यहाँ पे जो 1/2 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, क्योंकि जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी उसमें से सबसे लास्ट वाली जो टाइप थी डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसमें तमाम ही इंटीजर्स आ जाते हैं, और जो कांस्टेंट है जिनका ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायमेंशन चेंज होती है, वो कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं राइट हैंड साइड, और अपनी इक्वेशन चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं और भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इसी तरह से अंडर ग्रेविटी जो है उसमें भी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस gt। अब आप देखें ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में तो एक हमें वेलोसिटी भी दिख रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम भी दिख रहा है, लेकिन हम इसकी जब डायमेंशन निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो उसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। इस लिहाज से इसकी डायमेंशन होगी LT-1। चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी V प्लस GT। तो V की डायमेंशन हमने यहां निकाल ली LT-1, और अब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन देखनी है। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन है, यानी कि LT-2, और यहाँ पर T की डायमेंशन T आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जो है वो इसको यहाँ पर सेम एक साथ लिखना है एक ही ब्रैकेट में। तो LT-1 और प्लस LT-2 हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 2LT-1। अब हमने क्या करना है, 2 को यहाँ से हटा देना है। 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस एतबार से हमने ये देखा कि ये फर्स्ट इक्वेशन भी जो है वो वैलिड आ रही है, बराबर है। इसी तरह से अब जो सेकंड इक्वेशंस है, सेकंड इक्वेशंस अंडर ग्रेविटी हमारे पास है H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, लेकिन ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये आपने आज के असाइनमेंट में खुद कैलकुलेट करनी है। इसकी डायमेंशन जो है वो निकालनी है आज के असाइनमेंट में। आज के असाइनमेंट में आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है। मैं निकालने जा रहा हूं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन को वैसे तो हम लिखते हैं 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या इस तरह से लिखने पर मेरे पास ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी? तो ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, वही
लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास 2gh, यहाँ पर 2 इज डायमेंशन लेस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है lt-2, और यहाँ पर h की डायमेंशन होगी l, तो यहाँ पर डायमेंशन आ गई कलेक्टिवली l² और t-2, ये हमारे पास कलेक्टिवली इसकी डायमेंशन आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, अगर हमारे पास यही डायमेंशन आएगी इट मींस के ये इक्वेशन वैलिड है, वरना क्या है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। सो इसको हम अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास vf² माइनस vi², ये बराबर है l² t-2। ये मैं डायरेक्ट, याद रखें, मैं डायरेक्ट डायमेंशन जो है वो पुट कर रहा हूं, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है रूल्स को, डायमेंशन के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले जो है आपने यूनिट बनाना है, बेस यूनिट, फिर उसके बाद जो है वो आपने ब्रैकेट उसको लगाना है, फिर अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रही है फिर देन आपने फाइनल वो करना है। सो अब जो है उसके बाद क्या करेंगे कि vi की डायमेंशन निकालेंगे, सो माइनस l² t-2 और t−2। सो ये जो है डायमेंशन निकल आई है। अब यहाँ पे आप देखें बीच में माइनस का साइन है, अब ये डायमेंशन क्या हो सकती है, आपस में कैंसिल हो सकती हैं, और ये तो हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, कि क्या ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं है? ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड है, बट हमने इसको रीअरेंज सही नहीं किया है। ये इक्वेशन जो है इसको हमने कैसे लिखना है, vi जो है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और vf² एक ही साइड के ऊपर आएगा। फिर हम जब इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूफ करने जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वल आएगी, डायमेंशनली जो है वो करेक्ट होगी। सो ये जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे पास डायमेंशनली इक्वल नहीं आ रहा है, फॉर्मूला जो है, ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली बराबर नहीं है। इट मींस कि यहाँ पे हमें डायमेंशन की इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि डायमेंशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम इसी इक्वेशन को चेंज करेंगे, ये वाला जो vi है माइनस का, इसको हम यहाँ लेके आएंगे, फिर हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2gh प्लस, अब हम क्या करेंगे, vf² इक्वल टू vi प्लस 2gh। अब हम इस तरह से जो है इसको हम प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन l² t−2, और ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन सेम ही रहती है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे, सो राइट हैंड साइड, यहाँ से vi² प्लस 2gh, मैं डायरेक्ट जो है वो डायमेंशन पुट करूंगा, l² t−2 और प्लस 2l t−2, और यहाँ पर ये l। अब इसको l² t−2 और प्लस यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, l² t−2। अब यहाँ पर 2 है तो ये 2 और ये प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो 3l² t−2 हो जाएंगे। अब 3 क्या है, 3 जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए वो हट जाएगा और हमारे पास डायमेंशन आएगी l² t−2। तो देन जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी ये डायमेंशनली करेक्ट हो गई। इस तरह से आप डायमेंशन के जरिए अपने फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से जो है वो एग्जाम्स में भी अब बहुत सारे जो है वो सवालात आते हैं इससे रिलेटेड। अक्सर जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था
कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वो पूछा जाता है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी रेशो का भी जो है वो डायमेंशन पूछ लिया जाता है, उनकी रेशो की जो डायमेंशन है वो हमें बतानी होती है। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी है, ये हमारे पास रेशो है और इसकी हमें बतानी है डायमेंशन। इसकी डायमेंशन हमें बतानी है रेशो की। क्या होगा, पहले हम इसका यूनिट लिखेंगे, फिर इसका यूनिट लिखेंगे, दोनों के यूनिट से फिर हम फाइनली डायमेंशन बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं इसकी डायमेंशन g अपॉन कैपिटल जी। स्मॉल g की हमारे पास डायमेंशन होती है, पहले हम यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट इसका होगा ms इनवर्स 2 और यहाँ पर जो है वो डिवाइड में इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास और केजी स्क्वायर, यहाँ पर जो है केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये केजी इनवर्स 2 है और ये केजी यहाँ पर 1 है। इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 केजी बच जाएगा लेकिन इनवर्स में, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में केजी माइनस 1 ms मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 है जो है वो मीटर और यहाँ पर 1 है, सो ये कट जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली किलोग्राम और पर मीटर स्क्वायर और ये सेकंड से सेकंड। हमारे पास जो फॉर्मूला ये हमारे पास यूनिट हो गया। अब फाइनली डायमेंशन देखते हैं, तो फाइनल डायमेंशन हमारे पास बनेगी ml माइनस 2 t पे पावर 0 ml इनवर्स 2 t नॉट। सो ये हमारे पास फाइनली डायमेंशन बन गई है इस रेशो की, जी स्मॉल जी और कैपिटल जी की फाइनल हमारे पास डायमेंशन ये बन गई है। और ये अक्सर जो है ये इसके सवालात आ जाते हैं और इस तरह से हमें रेशियोज की डायमेंशन निकालनी होती है, तो हम इस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं और ये डायमेंशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम और भी जो है वो फार्मूलाज की डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस जो है उसको चेक कर सकते हैं और डायमेंशनली प्रूफ भी कर सकते हैं। इसलिए जो डायमेंशन का ये वाला यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब बात कर लेते हैं जो इसका थर्ड यूज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। फार्मूला जो है वो हम बिल्ड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं डायमेंशन के मेथड के थ्रू, वो हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थर्ड जो पॉइंट है उसको यहाँ पर लिख लिया है और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फार्मूला ड्राइव किया जाता है। सो ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस है ये हमारे पास, और इसमें हमने कुछ स्टेप्स जो है उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे जो है वो कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, उसी के तहत हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। पहला स्टेप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई हाउ मेनी फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। पहला जो पॉइंट है इसमें हमने देखना है कि जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्मूला वो कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या फिर कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूँ टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। मैंने देखना है कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है इसका टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटीज आती हैं या कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले तो चीज़ मुझे ये नज़र आएगी कि जो इसका टाइम पीरियड है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्प्रिंग इन्वॉल्व है और ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन लेस है, इसलिए हम जो है वो फ्रिक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मास जो है ब्लॉक का और जो है यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। बस हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं और इसी को हमने जो है वो अपना फैक्टर बना के ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे हम। दीज फैक्टर्स आर रिटन इन टर्म ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब ये फैक्टर में लेंथ, मास, टाइम में
जो है वो इसको एक्सप्रेस करवा सकता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड। फिर हमने क्या करना है, पावर लगानी है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। देन क्या करना है, substituting the values, the final equation will be achieved। फिर हमने क्या करना है, जो हमने पावर लगाई हुई होगी हमने फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर फाइनल हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है इसको हम डिपेंड करवा लेते हैं सबसे पहले मास के ऊपर, और उसके बाद जो है अगर हम चाहें तो एक क्वांटिटी हम और भी ले सकते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास तीन डायमेंशनल क्वांटिटीज जो है, लेंथ मास टाइम बेसिक जो डायमेंशन है, ये जो है वो हमें इसको लिखना होता है, इसके फैक्टर जो है ये बनाने होते हैं। सो तीन जो डायमेंशन है हमारे पास, लेंथ मास टाइम, इसमें हम जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली तौर पर बेसिक तीन डायमेंशन होती हैं। सो इस लिहाज से जो है वो हम टाइम पीरियड को प्रोपोर्शनल कर लेते हैं लेंथ के। फाइनली हम रिलेशन बनाएंगे टाइम पीरियड का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, के के साथ। सो ये जो है हमने इस तरह से ये तीन इक्वेशन बना ली। तीनों इक्वेशन को हम साथ लिख लेते हैं। सो पावर यहाँ पर जो है वो हम लगाएंगे, चाहे तो आप फर्स्ट स्टेप में लगा लें या फिर सेकंड स्टेप में, क्योंकि हमने जब पावर हम इक्वेट करवाते हैं बाद में जो है वो लास्ट स्टेप में जब हम पावर इक्वेट करवाते हैं तो हमें फिर जो है वो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम स्टार्ट से ही पावर जो है वो लगाएंगे इन जो है वो फैक्टर्स के ऊपर। अब क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और ये एम ए और ये एल बी और ये के सी। सो इसको कर देंगे हम इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है। ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, चाहे तो हम जो है वो इसको एक्सप्रेस करा सकते हैं, वरना हम सिर्फ आखिर में भी इक्वेशन जब हम डेवलप कर लेंगे और फिर भी इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड की डायमेंशन है ये टी ही होती है, लेकिन हम बेसिक डायमेंशंस के साथ लिखेंगे। जो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशन है इसके साथ जो है वो इसको लिखेंगे, ताकि फिर हम हमें कंपेयर करवाना जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आसान हो जाए। तो m जो है इसके ऊपर पावर नॉट आ जाएगा, इसी तरह से लेंथ की जो डायमेंशन है इसके ऊपर भी पावर नॉट, और ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। k को आप एज इट इज रखेंगे, m मास की डायमेंशन जो है वो m होती है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो डायमेंशन लिखेंगे डायरेक्ट, और ये इसके ऊपर पावर a, और यहाँ पे लेंथ l, यहाँ पे डायमेंशन और इसके ऊपर पावर b, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो l t -2 होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन m t -2 होती है। इसकी डायमेंशन अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, फिजिकल टू के एक्स। जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट किया है, और हमने इसकी डायमेंशन देखी है कि किस तरह से इसकी डायमेंशन निकली है। सो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसकी होगी MLT -2 फोर्स की डायमेंशन, और इसकी L यहाँ से कट जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन MT -2 आ जाएगी। अब चाहें तो आप L को लिखें नॉट के साथ, चाहें तो ना लिखें। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो इसकी डायमेंशन M लिखेंगे, और यहाँ पर हम T और यहाँ पर -2। हम क्या करेंगे कि इसका ब्रैकेट खोल देंगे, तो इसकी जो पावर है C ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ये वाले ब्रैकेट भी खुल जाएंगे, और जो बेस सेम है वो पावर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से ये स्टेप मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। सो ये L0 T, और यहाँ पर K। अब ये मैं स्टेप डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पर क्या है कि ये m के ऊपर पावर a है, और यहाँ पर m के ऊपर पावर c हो जाएगी जब ये ब्रैकेट खुलेगा। तो इसको आप एक साथ लिखें, m के ऊपर पावर a और प्लस c, दो पावर इसके ऊपर आ जाएंगी, दो पावर इसके ऊपर आ जाएंगी, और l के ऊपर पावर यहाँ पर b है, और t के ऊपर पावर जो है वो -2c है।
ये यहाँ तक जो है वो इक्वेशन हमारी बन गई है। होपफुली यहाँ तक स्टेप्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करना है कि हमने यहां से ये जो पावर है, अब यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, l यहां पर भी है, t यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब हमारे पास बेस सेम आ गई है। अब ये जो पावर है इसको आप कंपेयर कर लें, क्योंकि यहां पर जो है वो पावर को इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेट है वो है, फोर्थ स्टेप है वो है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फाइनल इक्वेशन। उसको करने से पहले हमें जो पावर है उसको कंपेयर करवाना है ताकि फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो कैसे हम करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास जो a प्लस सी पावर है, a प्लस सी, ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है m प्लस a प्लस सी है m के ऊपर, और यहाँ पर पावर 0 है। तो ये जो है वो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। और अगर आप चाहें तो a को बराबर कर सकते हैं माइनस सी के, a जो है वो माइनस सी के बराबर हो गया। अब जो l है, l के लिए आप लगाएंगे तो l जो है, l के ऊपर पावर b यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, तो b बराबर हो गया 0 के। इसी तरह से c जो है, यहां से आप बराबर करेंगे तो c किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पर -2c है, तो यहाँ पर जो है वो -2c ये बराबर हो गया 1 के, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा -1/2 के। तो इस तरह से हमारे पास तीनों a b c तीनों पावर की वैल्यूज आ गई। a की हमारे पास आई है -c, और a प्लस सी की 0, b की 0, और c की हमारे पास -1/2। अब यहाँ पर जितनी भी पावर लगी हुई है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 के ऊपर ये जो पावर लगी हुई है ये हमने सब्स्टिट्यूट इसमें करा देनी है, और हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा। अब हम जो है वो इसकी पावर सब्स्टिट्यूट कराएंगे, और यहाँ पर जो है वो फाइनल इसका फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसको फोर्थ स्टेप को हम रिमूव कर देते हैं, और यहीं पर जो है वो इसका फार्मूला बनाते हैं। सो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 बराबर है t इक्वल टू के m के ऊपर पावर है a, और l के ऊपर पावर b, और k के ऊपर पावर c। अब यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं, m के ऊपर पावर है c, -c है, लेकिन क्या हम -c लिखेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, c की जगह -1/2 पुट कर देंगे, तो a को मजीद a की मजीद हमें पावर मिल जाएगी -1/2, और माइनस माइनस प्लस के बराबर होते हैं, तो a हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो a की जगह हम लिख देंगे 1/2, a की पावर आ गई 1/2 के ऊपर पावर 0 होगी, और जो k है यहाँ पर इसके ऊपर पावर होगी -1/2। यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करवा दी है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी है तो कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई। अब हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब हम जानते हैं कि जो रेडिकल होता है, रेडिकल की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस रेडिकल की वैल्यू मींस के रेडिकल इनवर्स के अंदर है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और करके ये बराबर है k की जगह अगर आप k कांस्टेंट रहने दें, k कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप लगा दें यहां पर 1/2 की जगह रेडिकल आएगा, और ये m आएगा, ये जो है वो खत्म हो जाएगा, और k जो है इस पे -1/2 है, लिहाजा ये डिवाइड में रेडिकल k हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं यहां पर, तो ये जो t है ये बराबर हो जाएगा, k की जगह हम लिख देंगे 2π, और ये पूरा रेडिकल m/k हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो फाइनल फॉर्मूला बन गया, t इज इक्वल टू 2π रेडिकल m/k, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो है वो मुझे कंफर्म नहीं था, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन कैसे मैंने इसको ड्राइव कर लिया, मैंने इसको ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए मैंने इस फॉर्मूले को
जो है वो डेवलप कर लिया और इसको आसानी से बना लिया। इसलिए जो डायमेंशन है और डायमेंशन एनालिसिस जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बआसानी जो है वो इसके ज़रिए फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। बस आपको उसका उस टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, उस फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए कि वो फॉर्मूला जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप बाआसानी इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप बाआसानी जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करते हुए ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला बन सकता है। अब आपने जो है वो इसमें असाइनमेंट क्या करना है, इसमें असाइनमेंट आपने ये करना है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये फॉर्मूला आपने जो है वो डेवलप करना है। उसका फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आपने बनाना है। ये आपका असाइनमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपने जो है वो असाइनमेंट सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको दिया था, जो है जब हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। और ये जो है ये ड्राइविंग फार्मूला जो है पॉसिबल फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस में ये आपको बनाना है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के लिए। सो ये दो क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में सॉल्व करने हैं। सो आज की क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तमाम ही पॉइंट्स जो है ये आपको समझ में आए होंगे। आपके डाउट जो है वो डायमेंशन से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। और स्पेशली वो बच्चे जो है वो ये समझते हैं कि डायमेंशन जो है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो डायमेंशन की हर लिहाज से इंपॉर्टेंस है, चाहे हम डेली लाइफ में देखें तो भी, या फिर जो है वो हम मेजरमेंट में देखें तो, या फिर एग्जाम्स के अगर एतबार से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में ही जो है वो इसके क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट जो है वो तरीके से। सो लिहाजा जो है वो आपने इसको अच्छे से जो है वो समझना है और इसके जो असाइनमेंट है ये सॉल्व करके मुझे सबमिट ज़रूर करवाना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 2 जो है वो वेक्टर्स है। वेक्टर्स जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। सो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।